इस बार विक्रम बेताल की जो स्टोरी है, आपको एक आश्चर्य होगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए विद कम्युनिकेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए ये ऑफिशियल बुक है। ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि ये बुक में बहुत सारे एथिक्स है, वो समझने के लिए हमें ये बुक पढ़ना है। इसमें अपने मन की कसरत करनी है। हम कुछ नया कर रहे हैं, हर बार हम नया करते हैं। इस बार हमने विक्रम बेताल की स्टोरी जो सुनी है, लेकिन उसको नए अंदाज से लेना है। हम आगे का हिस्सा पढ़ेंगे और तो बोलेंगे उसमें आगे आगे क्या होगा, उसका उसमें कोई न्याय देना होगा। जैसे पापी कौन है, दोषी कौन है, तो कौन है वो हमारे हिसाब से देना है। और उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो इंसान ये कर सकता था। हमने गीता भी पढ़ी है, अपने हिसाब से हमको बताना है। बेताल 25 बुक पढ़ रहे हैं, उसमें हम स्टोरी पढ़ रहे हैं वास्तव में दोषी कौन। तो उसमें हम पहुंचे कि पद्मावती कर्नाटक की राजकुमारी है, परंतु सबसे बड़ी समस्या यह थी कि किस तरह उसे मिला जाए। इसी सोच विचार में अगले दिन प्रातः जब वे दोनों राजमहल के पास से गुजरे, तो वहां नजदीक ही उन्होंने एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। फिर उन दोनों ने न उस कुटिया का दरवाजा खटखटाया, एक तो वृद्धा स्त्री ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर दो नव युवकों को देखकर उस वृद्धा स्त्री ने पूछा, कहो बेटा क्या काम है? माँ जी, हम लोग व्यापारी हैं और इस राज्य में व्यापार करने आए हैं। 1-2 दिन में हमारा सामान भी आ जाएगा। हम यह जानना चाहते हैं कि यहाँ पर रात गुजारने की कहाँ पर व्यवस्था हो सकती है। दीवान के पुत्र ने कहा, बेटा तुम दोनों मुझे भले आदमी लगते हो, तुम जब तक चाहो यहाँ ठहर सकते हो। वृद्धा ने उत्तर दिया। दोनों ने वृद्धा स्त्री का आभार प्रकट किया और कुटिया में अंदर आ गए। वृद्धा ने उनका यथोचित अतिथि सत्कार किया। फिर उसने उन दोनों को के लिए भोजन की व्यवस्था की। भोजन कर चुकने के पश्चात राजकुमार ब्रजमुकुट ने उस वृद्धा से पूछा, माँ इस कुटिया में कोई और दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हारे परिवार में बाकी लोग कहाँ हैं? क्या तुम इस कुटिया में अकेली रहती हो? हाँ बेटा, मैं इस कुटिया में अकेली रहती हूँ। इस कुटिया में मुझे इस राज्य के राजा ने दे रखी है। यह कुटिया मुझे इस राज्य के राजा ने दे रखी है और वही मेरे रहने आदि की सब व्यवस्था करते हैं। वृद्धा ने उत्तर दिया। अच्छा, पर क्यों? राजकुमार ने आश्चर्य में भरकर पूछा। बेटा, मैंने इस नगर की राजकुमारी को बचपन से पाला और पोसा है, वह मेरे ही हाथों में पली बढ़ी है, लेकिन अब इस अवस्था में मेरा क्या काम, इसलिए अब मैं यहाँ पर रहती हूँ और कभी कभार राजमहल में जाकर राजकुमारी से मिल आती हूँ। मैं राजमहल में कभी भी आ जा सकती हूँ, मुझे कोई मनाही नहीं है। यह बात सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि उसकी मंजिल मिल गई, परंतु फिर भी उसने संकोच करते हुए वृद्धा से पूछा, माँ जब आप राजमहल में जाएगी तो क्या आप हमारा एक संदेश राजकुमारी को देगी? क्यों नहीं बेटा, मैं कल प्रातः ही तुम्हारा संदेश लेकर चली जाऊंगी। वृद्धा ने उत्तर दिया। ठीक है माँ, तुम उससे केवल यह कहना कि ज्येष्ठ सुदी पंचमी को तालाब के किनारे जो राजकुमार तुमसे मिला था, तुमसे मिलने तुम्हारी नगरी में आया है। अगले दिन प्रातः काल वह वृद्धा राजकुमार ब्रजमुकुट का संदेश लेकर राजमहल में गई। वृद्धा यह जान समझ चुकी थी कि उसकी कुटिया में आने वाला नवयुवक कोई व्यापारी नहीं बल्कि राजकुमार है। उसे भी वह राजकुमार राजकुमारी के लिए पसंद आ गया। उसे चिंता थी तो सिर्फ यह बात थी कि महाराज इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे या नहीं। राजमहल में पहुंचकर वृद्धा ने राजकुमारी से भेंट दी। दोनों में कुछ देर तक इधर उधर की बातें होती रही। फिर उस वृद्धा ने राजकुमारी से कहा, पुत्री मैं जानती हूँ तुझे किसी से प्रेम हो गया है। यह आप कैसी बातें कर रही है दाई माँ? पद्मावती ने आश्चर्य से चकित होकर कहा, अब मुझसे न छिपा। जयस्तुदी पंचमी को जो राजकुमार तालाब पर तुझे मिला था, वह अब यहाँ आ गया है और वह यहाँ मेरी ही कुटिया में ठहरा है। यह कहकर वृद्धा ने राजकुमारी को राजकुमार का संदेश सुना दिया। कोई भी उत्तर देने की जगह राजकुमारी पद्मावती ने चंदन पूते हाथों से वृद्धा को दोनों गालों पर जोर से थप्पड़ दिया। थप्पड़ इतने तेज थे कि दांतों उंगलियों के निशान उसके गाल पर छप गए। निराश भाव से वह वृद्धा अपनी कुटिया में लौटकर आई और सारी बात राजकुमार को स्पष्ट बता दी। राजकुमार भी राजकुमारी की इस हरकत पर ठगा सा रह गया।
परंतु राजकुमार का मित्र सारी बातें तुरंत ही समझ गया। उसने राजकुमार को समझाते हुए कहा कि दुखी न हो मित्र, पद्मावती ने तुम्हारे लिए संदेश भिजवाया है। क्या मतलब? राजकुमार की समझ में कुछ भी न आया। अरे भाई, पद्मावती ने जो चंदन भरे हाथ अपनी दाई माँ के मुंह पर मारे है, उसका अर्थ यह है कि चांदनी रातों के बीत जाने के 10 दिन बाद मुलाकात होगी, राजकुमार के मित्र ने समझाया। राजकुमार और वृद्धा को जब इस बात की वास्तविकता की जानकारी हुई तो वे बहुत ही प्रसन्न हुई। 10 दिन बीत जाने के बाद वह वृद्धा पुनः राजकुमार ब्रज मुकुट का संदेश लेकर राजकुमारी के पास गई, लेकिन इस बार राजकुमारी पद्मावती ने वृद्धा दाई माँ के गाल पर गुलाब से 3 उंगलियों की छाप लगा दी। वृद्धा राजमहल के वापस अपनी कुटिया में लौट गई। ब्रज मुकुट इस बात का अर्थ नहीं समझ सका। उसने अपने मित्र से पूछा तो उसने बताया कि इस बार राजकुमारी मासिक धर्म के कारण 3 दिन रुकने के लिए कहा है। 3 दिन के बाद राजकुमारी ने फिर से वृद्धा को राजकुमारी के पास संदेश देकर भेजा। राजकुमार ने फिर से वृद्धा को राजकुमारी के पास संदेश देकर भेजा। इस बार राजकुमारी ने वृद्धा के गाल पर काला रंग लगा कर उसे पश्चिम की ओर खुलने वाली खिड़की से जाने को कहा। कुटिया में लौटकर वृद्धा ने जब सारी बात राजकुमार को बताई तो उसने मित्र ने कहा कि राजकुमार, अब तुम दोनों मिलने के समय के निकट आ गए हो। रात के घने अंधेरे में राजकुमारी ने तुम्हें पश्चिम की ओर की खिड़की से रास्ते से बुलाया है। यह बात सुनकर राजकुमार की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसके लिए रात तक प्रतीक्षा करना बहुत ही भारी पड़ रहा था। आखिर में अब रात हुई तो वह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजकुमारी पद्मावती से मिलने पहुंच गया। राजकुमारी को सामने पाकर राजकुमार स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली अनुभव कर रहा था। राजकुमारी भी जैसे उसी की ही प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों वर्षों से बिछड़े प्रेम की तड़प को महसूस कर रहे थे। उनसे अधिक समय तक न रहा गया और दोनों आलिंगनबद्ध हो गए। कई दिन कई रात इसी तरह प्रेमालाप में व्यतीत हो गए। अचानक एक दिन राजकुमार ब्रज मुकुट को स्मरण हो गया कि वह कई दिनों से राजकुमारी के साथ उसके कक्ष में रहकर आनंदित जीवन व्यतीत कर रहा है, परंतु उसका मित्र उससे दूर रहकर न जाने क्या क्या सोच रहा होगा। उसे रहकर अपने मित्र की चिंता सता रही थी। उसने परेशानी को देखकर राजकुमारी भी बेचैन हो उठी और अब उसने राजकुमार की चिंता का कारण जानना चाहा। पहले तो राजकुमार उसे लगातार टालता रहा, परंतु जब राजकुमारी ने ज्यादा जोर दिया तो उसने कहा, मेरा एक सच्चा मित्र है, उसी ने तुम्हारे तक पहुंचाने में मेरी बहुत मदद की है, वरना मैं तो तुम्हारे उलझे हुए संदेशों को समझ ही न पाता। मैं सोचता हूँ कि अब बहुत दिन हो गए हैं, मुझे उससे अवश्य मिलने जाना चाहिए। क्यों नहीं राजकुमार, आखिर वह तुम्हारा सच्चा मित्र है, हितैषी भी है। तुम उससे मिलने अवश्य जाओ और मेरी तरफ से अपने मित्र के लिए कुछ मिठाई लेते जाओ। उन्हें केवल अपने मित्र को ही खिलाना और कहना, मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए भेजा है। इन्हें खाकर वह तुम्हारे बिछुड़ने के गम को भूल जाएगा, राजकुमारी ने कहा। राजकुमार मिठाई लेकर वृद्धा की कुटिया में वापस गया। वहां पर उसका मित्र बहुत दिनों से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। मित्र, राजकुमारी पद्मावती ने तुम्हारे लिए कुछ मिठाई भेजी है। उसने यह कहा है कि यह सिर्फ तुम्हें ही दूं। और यह लो, राजकुमार ने मिठाई अपने मित्र को देते हुए कहा। यह सिर्फ मेरे लिए है? मित्र चौंका। क्यों, क्या हुआ? क्या वह तुम्हारे लिए मिठाई नहीं भेज सकती? राजकुमार ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु जरा समझ कर बताओ कि राजकुमारी पद्मावती ने क्या कहकर मिठाई भेजी है। राजकुमारी ने सारी बात जो की त्यों अपने मित्र को बता दी। मित्र यह सुनकर सोच में पड़ गया कि ऐसी कौन सी मिठाई होती है जिससे मित्र के बिछड़ने का गम भुलाया जा सकता है। अचानक कुछ सोचकर राजकुमार का मित्र उठा और कुटिया से बाहर आकर मिठाई का एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। खाने की कुछ देर बाद वह कुत्ता मर गया। यह सब देखकर राजकुमार आश्चर्य से भर गया। उसे समझ में न आया कि वास्तव में राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया। जब उसने अपने मित्र से इस
सबका कारण पूछा तो उसने बताया, मित्र, वास्तव में राजकुमारी नहीं चाहती कि उसके प्रेम को कोई और बांटे, इसलिए उसने ऐसा किया था। यह सुनकर राजकुमार अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने अपने मित्र से कहा कि वह राजकुमारी को इस अपराध का दंड अवश्य देगा। नहीं राजकुमार, वह तुम्हारा प्रेम है, तुम उसे विवाह करके उसे अपने राज्य ले चलो। शायद इसके लिए उसके पिता नहीं मानेंगे क्योंकि हम दूसरे राज्य के हैं। ठीक है, फिर जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करो। तुम राजकुमारी से जाकर कह दो कि वह मिठाई मैंने अपने मित्र को दे दी है और उससे पहले की ही तरह प्रेम करो। रात होने पर तुम राजकुमारी को मूर्छित करने वाली यह दवा पिला देना। मित्र ने दवा देते हुए कहा। उसके बाद राजकुमार ने पूछा, जब वह मूर्छित हो जाए तो उसके सभी आभूषण उतार लेना और उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल से हल्की सी चोट कर देना, परंतु इतना अवश्य ध्यान रखें, त्रिशूल के तीनों फलों के निशान जांघ पर बनने चाहिए। इसके बाद आभूषणों को लेकर तुम मेरे पास आ जाना। इसके बाद तुम्हें आगे क्या करना है यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अब क्या होता है आगे वो हम कल जानेंगे। आभूषण को लेकर वो आता है, जो जाता है तो क्या होता है, क्या वो राजकुमारी से फिर मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, हम कल देखेंगे। आज हमारा चौथा दिन का जो है वो खत्म हुआ। कल 5वें दिन में हम देखेंगे। हमें ये कहानी सिर्फ सुननी नहीं है, अपना मत लिखना है। कोई भी अपना मत लिख सकते हैं, कुछ भी। जैसा कोई ये करता तो उसका यह परिणाम होता, तो ये सिचुएशन खड़ी ही नहीं होती, ऐसा भी हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। हमें सिर्फ मन की कसरत पे ध्यान देना है।